और जो वृद्ध थे उनका नाम चिरंजी था, वो वहीं पर रहते थे बगीची पे ही। वो ले जाते थे और पूरे सुबह ले गए और शाम को उन्होंने वहाँ पर लाकर छोड़ दी। पूरा जीवन इसमें निकल गया उनका। और हमने काफ़ी नज़दीक से देखा उनको डेथ होते हुए, तड़फते हुए, परेशान होते हुए। तो जब से ऐसा कुछ मन में था कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए जिनका कोई नहीं होता है। हमारे भरतपुर में ही टोटल 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस हैं सभी आश्रमों में तो, लेकिन यहाँ पर 19 एम्बुलेंस तो भरतपुर में ही हैं। ये एम्बुलेंस जाती हैं, रेस्क्यू करके डायरेक्ट ले आती हैं। जो भी जिन्हें हम दीन, दुखी, असहाय, लाचार, बीमार कहते हैं, इनकी सेवा में जो भी लगाए उसका कल्याण हुआ है। इसका मतलब ये भगवान का रूप में साक्षात परमात्मा है। इनकी सेवा में जो लगता है उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं ये कलयुग के भगवान हैं। सब ठाकुर जी को लिख दिया जाता है कि ठाकुर जी आज की ये ज़रूरत है। आप देखेंगे बोर्ड पर ऑफिस में बस, हाँ, बस जो लिखा जाएगा उस पर वो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि वो नहीं आएगा। एक कतरा ही सही, बस इतनी शिफत दे मालिक कि प्यासा जो देखूं दरिया हो जाऊं। ऐसे ही एक उद्देश्य से शुरू हुआ था अपना घर आश्रम, और आज हम आ गए हैं अपना घर आश्रम भरतपुर में, जिसकी शुरुआत 20 बाय 10 के कमरे से डॉक्टर BM भारद्वाज और डॉक्टर माधुरी भारद्वाज ने की है। और आज उसी आश्रम के 60 से भी ज्यादा संस्थानों में 20,000 से भी ज्यादा प्रभु जी की सेवा होती है। किसी भी असहाय व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी उम्र के पड़ाव पे हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसके दर्द को कम करने की पहल है अपना घर। और वो कहते हैं ना, जब इरादा नेक हो तो ईश्वर भी आपके साथ चलता है। वैसे ही अपना घर में हजारों लोगों की खाने पीने, दवाई, इलाज की व्यवस्था खुद ठाकुर जी स्वयं करते हैं। तो चलिए जानते हैं दो आम इंसानों की दृढ़ संकल्प और ईश्वर की आस्था की इस खूबसूरत उदाहरण के बारे में, एक्सक्लूसिवली ऑन कॉमनर्स ऑन काउच के इस स्पेशल एपिसोड पे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम सब ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों अपने बारे में, अपनी 2 लाइन में अगर अपने बारे में कुछ परिभाषा देना चाहें इंडिविजुअली अपने बारे में, तो क्या सबको बताएंगे आप? कि आप मतलब कहाँ से शुरुआत हुई, आपका मतलब खुद का परिचय? बेसिकली हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में गाँव है सहरोई। किसान परिवार की पृष्ठभूमि है। तो वहाँ से यहाँ BHMS करने के लिए आए थे भरतपुर में होम्योपैथिक मेडिकल ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद से फिर जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद से अपना घर की नींव रख दी। उसके बाद से आपने शुरुआत करी? तो उसके बाद से शुरुआत करी। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? माधुरी भारद्वाज, यहाँ 93 से हूँ डॉक्टर साहब के साथ। शादी के बाद इधर हुए तो मैं भी उधर से ही रहने वाली हूँ, अलीगढ़ से ही डिस्ट्रिक्ट से। और 93 से हम लोग यहाँ अपने सेवा के काम में प्रयासरत हो गए, और तभी से ये सेवा मिशन में हमारा। तो जैसे हम लोगों को पता है कि अपना घर जो संस्था है ये 62 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी ब्रांचेज हैं बेसिकली, राइट? नेपाल में भी, इंडिया के बाहर भी हैं। अभी तो ये बहुत बड़ा है, जैसे हम भी आए, हमने देखा बहुत बड़े लेवल पे आप सेवा कर रहे हैं लोगों की। लेकिन वो कौन सा इंसिडेंट था जहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि मेरे को ये काम करना है? क्योंकि आप दोनों डॉक्टर्स हैं, अच्छी प्रैक्टिस भी थी, आप वो करियर भी परस्यू कर सकते थे, वो छोड़ के लोगों की सेवा में पूरा जीवन लगा देना, वो प्रेरणा कहाँ से मिली, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? नहीं, सबसे पहले तो हमने वो प्रोफेशन छोड़ा नहीं है कम्प्लीटली। हाँ, छोड़ा नहीं है कि हमारा बेसिकली प्रोफेशन ही जिसको हम कर रहे हैं वो है शुरू से ही। जैसा कि हमने बताया, हम डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उन दिनों हम 6th क्लास में पढ़ते थे। तो हमारे गांव में एक वृद्ध थे, उनकी उम्र 80-85 वर्ष होगी।
वो ग्वाला का काम करते थे। ग्वाला समझते हैं आप? बिल्कुल, जो पशुओं का गायों गाय का का पालन काम पोषण करते हैं, चारा खिलाते हैं, घुमा के ले आते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पूरे गांव वाले अपनी गाय भैंस जो भी होती थी, हमारी एक बगीची थी गांव से आधा किलोमीटर दूर, वहाँ पर छोड़ जाते थे। और जो वृद्ध थे उनका नाम चिरंजी था, वो वहीं पर रहते थे बगीची पे ही। वो ले जाते थे और पूरे सुबह ले गए और शाम को उन्होंने वहाँ पर लाकर छोड़ दी। पूरा जीवन इसमें निकल गया उनका। उनके उन दिनों हम सिक्स क्लास में पढ़ते थे तो घाव हो गए, मलद्वार में घाव हो गए। कभी कोई वैद्य जी को दिखा लाया, कभी कोई दिखा लाया, डॉक्टर की कोई व्यवस्था थी नहीं। और बीमारी बढ़ती गई, फिर उनके कीड़े पड़ गए और 1.25 महीने में उनकी डेथ हो गई। और हमने काफ़ी नज़दीक से देखा उनको डेथ होते हुए, तड़फते हुए, परेशान होते हुए। तो जब से ऐसा कुछ मन में था कि ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए जिनका कोई नहीं होता है, या जिनको कोई संभालने वाला नहीं होता है, जिनको कोई ये कहने वाला नहीं होता है कि मैं उन्हें चिंता मत करो। तो बस वहीं से शुरुआत थी, जब इसे मन में था। उसके बाद बहुत पुराना हुआ, भरतपुर से मेडिकल ग्रेजुएशन होम्योपैथी में किया। उसके बाद जिस दिन से पास आउट हुए उसी दिन से ये काम शुरू कर दिया। तो जैसे सर हम एनजीओ तो बहुत जगह रन हो रहे हैं, देख रहे हैं हम भी सब जगह। एक कोई ना कोई कैटेगरी लेके चलते हैं सब। जैसे किसी ने वृद्धाश्रम खोल दिया, कोई बच्चों की सेवा कर रहा है, कोई पशुओं की कर रहा है। लेकिन जैसे हमने यहाँ देखा है, यहाँ मेरे ख्याल से हद तक सब कुछ ही है। हर चीज़ की आप सेवा कर रहे हो, चाहे आप मतलब वृद्धाश्रम हो गया, आप महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जानवरों की सेवा भी है। तो ये आप मतलब कैसे आपने मतलब सब कुछ मिला के एक साथ लेके चल रहे हो ना यहाँ पे। तो लोगों ने तो जैसे किया है, वो एक चीज़ लेके चलते हैं कि कैटेगरी हमने एक पकड़ ली, एक जगह हम सेवा कर रहे हैं। तो आपका ये कैसे आपने थॉट लाया कि मैं सब कुछ, कैसे कैसे शुरुआत हुई सब चीज़ों की? कहाँ से पहले एक कदम रखा, उसके बाद में सब एक साथ चले? बेसिकली अपना घर का जो उद्देश्य है, कोई भी सेवा एवं संसाधनों के अभाव में तड़फता हुआ दम न तोड़े, कोई भी न तोड़े। अब अगर आप किसी को तकलीफ में देख रहे हैं, या वो गौ माता है, या बंदर है, या कोई इंसान है, बच्चा है, महिला है, पुरुष है, कोई भी हो, तकलीफ तो सबको हो रही है ना। तो अपना घर का जो ऑब्जेक्ट है वो तकलीफ को कम करना है। उसको ये नहीं देखना है तकलीफ किसको हो रही है और कितनी हो रही है, उसको तो बस वो तकलीफ तक पहुंचना है और उनको मदद देनी है। अगर अपना घर में अंदर कोई ऐसे हैं कि जिनको कम तकलीफ है और गेट के बाहर ज़्यादा तकलीफ में है, तो हमारी विचारधारा है कि उनका अधिकार पहले है संसाधनों पर, जो ज़्यादा तकलीफ में है भले ही बाहर हैं। तो इस आधार पर सभी की सेवा करते हैं। यहाँ पर सभी को रेस्क्यू करके ले आते हैं और लाने के बाद में फिर देखते हैं इनको टीबी है, कैंसर है, एड्स है, मनोरोगी हैं, मंदबुद्धि हैं, हेपेटाइटिस है, मालनरिज्ड है, कुपोषित है। तो जो भी है पहले फिर उस हिसाब से उनको जिस वार्ड में 26 तरह के वार्ड माता बहनों के लिए हैं, इसी तरह से अलग अलग, और 26 तरह के ही चाचा भैया दादा के लिए हैं। तो जिसको जो बीमारी होती है इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन को होने के बाद में वो उसी वार्ड में भेज दिए जाते हैं जो उनको बीमारी होती है। तो हमारे यहाँ पर इसीलिए काम नहीं करते हम कि ट्यूबरकुलोसिस वालों के लिए काम करेंगे, या वृद्धों के लिए काम करेंगे, या बच्चों के लिए काम करेंगे। हम तकलीफ के लिए काम करते हैं। हम उनके लिए काम करते हैं जिसको सेवा की जरूरत है, केयर की जरूरत है। उसमें उम्र का कुछ भी नहीं देखना है, जो परेशान है वो यहाँ आ सकता है बेसिकली। जो तकलीफ है उनके लिए हम लोग काम करते हैं। और अभी जैसे रेस्क्यू करते हैं, तो ये कैसे, मतलब ये पूरा स्टार्ट कैसे होता है? डिस्ट्रेस कॉल्स आते हैं आपके पास, या टीम्स खुद जाती हैं आसपास के एरिया में देखने के लिए कि कोई डेस्टिट्यूट आदमी तो नहीं है जिसको रेस्क्यू करना है? ये पूरे रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे होते हैं? हम 3 तरह से काम करते हैं। एक तो हमारे भरतपुर में ही टोटल 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस हैं सभी आश्रमों में, तो लेकिन यहाँ पर 19 एम्बुलेंस तो भरतपुर में ही हैं। ये एम्बुलेंस जाती हैं, रेस्क्यू करके डायरेक्ट ले आती हैं। दूसरा, यहाँ पर जो भी लोग जुड़े, 10 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सूचना देते हैं, और जैसी सूचना देते हैं तो हमारी एम्बुलेंस जाती है, वहाँ से ले आती है। तीसरा, हमने हेल्पलाइन और अपना घर सेवा समिति पूरे देश में प्लान कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ 21 मेंबर मिल जाते हैं वहाँ पर अपना घर सेवा समिति बना देते हैं, और कम मेंबर मिलते हैं वहाँ पे हेल्पलाइन बना देते हैं। तो समिति और हेल्पलाइन का काम है कि उनके क्षेत्र में
कोई भी इस तरह के प्रभुजन हैं तो उनको अपना घर नियर बाई जो भी आश्रम है वहाँ भिजवा देते हैं। 100 से ज़्यादा समितियाँ और हेल्पलाइन अभी पूरे देश में काम करती हैं। तो ये जो रेस्क्यू होके प्रभु जी लोग आते हैं, ये काफ़ी दूर दूर से भी आते होंगे, मतलब जैसे भरतपुर में मैं यहाँ की बात करूँ प्रॉपर, क्योंकि इसी को यहाँ से शुरुआत हुई, तो यहाँ पे कोई दूसरे स्टेट्स के भी लोग होंगे, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह, या यहाँ अभी राजस्थान के ही प्रभु जी हैं? अपना घर भरतपुर में भारत का ऐसा कोई स्टेट की तो बात छोड़ दें, ऐसा कोई जिला नहीं होगा उस जिले के प्रभुजन अपना घर आश्रम भरतपुर में ना हो पूरे देश से। यहाँ पे सभी लैंग्वेज के हिसाब से, अगर आप जब अंदर गए होंगे वार्ड में, तो लैंग्वेज के हिसाब से भी हैं, जैसे तमिल हैं, तेलुगु हैं, कन्नड़ हैं, बंगाली हैं, उनके लिए अलग से होम हैं। हाँ, स्वभाव के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, सभी के हिसाब से अलग अलग होम हैं और अलग अलग व्यवस्थाएं, सभी को उनकी नीड बेस्ड व्यवस्थाएं यहाँ पे दी जाती हैं। तो ऐसा कोई देश का कोना नहीं है उस कोने का प्रभुजन अपना घर आश्रम भरतपुर में ना हो। दूसरा, अभी पूरे देश के 90% हिस्से में अपना घर की रीच है। पूरे देश में 90% राज्यों में कहीं से कोई कॉल आ जाए तो अपना घर सक्षम है, वहाँ से उनको रेस्क्यू करा सकता है, वहाँ से उनको रेस्क्यू करके ला सकता है, सेवाएं प्रदान कर सकता है। जैसे मैम आपसे भी जानना चाहूँगी मैं कि मतलब आपके मन में ये भाव कब आया, कब आप जैसे सर से जुड़े और फिर आप दोनों ने साथ में इकट्ठा ये काम करने का सोचा, तो आप भी बताइए, कुछ शेयर कीजिए उस बारे में। मेरा बचपन आगरा में गुजरा है, तो मेरा शुरू से था, मैं सोचती थी बच्चों के लिए काम करने का। फिर जब हम लोग साथ में 8th 9th क्लास से साथ में पढ़े, हम लोग मिले, हमारी बात हुई, तो फिर हमारा था कि भी मैं बच्चों के लिए चाहती थी, डॉक्टर साहब ऐसे। फिर जब हमने ये शुरू किया तो हमें लगा कि वृद्धाश्रम है भाई, बच्चों के लिए भी है व्यवस्था है, लेकिन न सरकार के पास न कहीं जो ऐसे प्रभु जी जो बिल्कुल असहाय स्थिति में रोड पे पड़े हुए तड़फ रहे हैं, ऐसे प्रभु जी के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे लोगों के लिए। तो फिर हमने कहा ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं। और जब ये हमने शुरू किया 93 में हमारी मैरिज हुई और बस हमारी ये शुरुआत हुई, तो फिर हमें ये ज़्यादा लगे कि भाई जो रोड पर पड़े तड़फ रहे हैं, जिनको सेवा की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, जिनको अपने किसी की ज़रूरत है, तो फिर हमने ये भी देखा भी किसी भी एज में हो सकते हैं, वो किसी भी बीमारी के हो सकते हैं। और हमारा साथ में तो था ही दोनों का कि यही सेवा का ही काम करना है हमें। मतलब बेसिकली विचार ही मिल गए उस काफ़ी यंग एज से, फिर वैसे ही आगे बढ़ते चले। हाँ, 9th क्लास से हम लोग साथ साथ पढ़े हैं दोनों, पढ़ाई भी और पूरा सबकी सेवा भी साथ ही कर रहे वो सोच भी इकट्ठा होना ज़रूरी है कि वो दोनों की सेम थी। मैं जैसे ये भी जानना, अभी आपने बोला कि यहाँ पे जितने भी लोग रेस्क्यू होके आते हैं, मैंने सुना भी आपकी टीम से, सब प्रभु जी करके ही उनको एड्रेस करते हैं। तो ये मैंने पहली बार सुना है लाइफ में, बहुत NGOs गई भी होंगी। ये प्रभु जी क्यों बोला जाता है, मतलब क्या भाव है इसके पीछे? देखिए, दुनिया में किसी का कोई कल्याण कर सकता है तो परमात्मा कर सकता है, इसको हम मानते हैं, ये सर्वविदित है। इनकी सेवा में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो भी जिन्हें हम दीन दुखी असहाय लाचार बीमार कहते हैं, इनकी सेवा में जो भी लगाए उसका कल्याण हुआ है। इसका मतलब ये भगवान का रूप में साक्षात परमात्मा है, इनकी सेवा में जो लगता है उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए प्रभु जी कहते हैं ये कलयुग के भगवान हैं, ये हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि मैं देखता हूँ इस इंसान को मैंने अच्छा तन दिया, मन दिया, संसाधन दिए, ये मुझे पहचानता है नहीं पहचानता, तो ये साक्षात परमात्मा है और इनकी सेवा करो और कल्याण सीधा सीधा होता है। इसीलिए प्रभुजन कहते हैं। हमारे लिए तो हमारी तो पूजा आराधना साधना जो भी है ये प्रभु जी की सेवा ही है। तो सर जैसे यहाँ रिहैबिलिटेशन भी आप सेंटर है आपके पास में, तो आप रिहैब जो प्रोसेस है वो क्या है, मतलब किस तरह से होता है, और उसके बाद में जब यहाँ से आप भेजते हैं वापस से, अगर किसी का परिवार ना भी हो तब फिर क्या होता है, उनको कहाँ भेजा जाता है या फिर वो यहीं रहते हैं, क्या प्रोसेस है पूरा रिहैब का? प्रभु जी को जिस दिन लाते हैं उसी दिन जैसे बीमारी का मालूम किया जाता है, उसी तरह से प्रभु जी को
ये मालूम किया जाता है कि रहने वाले कहाँ के हैं। कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं बता पाते। नहीं बता पाते तो रिहैबिलिटेशन की टीम है जिसमें 5 मेंबर हैं, वो प्रभु जी का पूरा एड्रेस लेंगे, पता लेंगे, जो बता सकते हैं। फिर हर महीने 1-1 महीने बाद फिर उपचार चलता रहता है, तो उसके बाद भी वो मालूम करते रहते हैं। तो जैसी पता बताते हैं वैसे ही ग्राम पंचायत के माध्यम से, पुलिस थानों के माध्यम से, विभिन्न एनजीओ के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम उनके परिवार तक पहुंच जाते हैं और उन्हें भिजवाने का प्रयास करते हैं। घर वालों को सूचना दे देते हैं, अमुक व्यक्ति है, ये उनकी उम्र है, फ़ोटो भेज देते हैं, उनकी कुछ बातें भेज देते हैं। तो वहाँ के स्थानीय लोग उनके घर जाके दिखा देते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो लेने के लिए आ जाते हैं, फिर उनको भिजवा देते हैं। अब तक 26,500 प्रभुजनों को हम भिजवा चुके हैं पूरे देश में। और जैसे कोई ऐसा हो जिनके आगे पीछे कोई नहीं हो, या वो क्योंकि जगह ही ऐसी हो सकता है किसी का मन भी नहीं करे। कोई इंसान आया बीमार हालत में, असहाय था, यहाँ आया, इलाज हुआ, ठीक हो गया, लेकिन अब वो आप रिहैबिलिटेट भी करना चाहते हैं, या तो उसका परिवार है ही नहीं, या मिल नहीं रहा, या वो जाना ही नहीं चाहता, फिर इस केस में क्या होता है? इसमें कई स्तर पर व्यवस्थाएं होती हैं। कुछ प्रभुजन ऐसे हैं जिनको घर वाले ले जाना नहीं चाहते, पता भी चल गया है लेकिन यहाँ के नंबर ही ब्लॉक कर दिए उन्होंने, स्वीकार नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये बर्डन है, कौन संभालेगा, मना कर देते हैं। एक तो उस तरह के प्रभुजन हैं, तो वो पूरा जीवन यहीं पे रहेंगे। एक प्रभुजन ऐसे हैं जो मंदबुद्धि हैं या मनोरोगी हैं, अपने बारे में कभी जीवन भर, या गूंगे बहरे अपने जीवन भर कुछ बता ही नहीं सकते अपने बारे में कुछ, वो हमेशा यहाँ रहेंगे। एक ऐसे प्रभुजन हैं जो लाचार हैं और इनके आगे पीछे कोई नहीं है, दवाओं के सहारे जीवन जी रहे हैं, वो फॉरएवर के लिए यहीं पे रहेंगे। जब तक उनका जीवन है, जब तक उनका घर ही है, इसी वजह से इसका नाम अपना घर है। बिल्कुल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं भी जाना चाह रहा उसको भेज दिया जाता है, जब तक रहना चाहे, अगर कोई उसके पास सहारा नहीं है तो यहीं रहेगा। फोर्सफुली नहीं भेज सकते यहाँ से। हाँ, कौन संभालेगा उनको जाके? वो इतनी मुश्किल से सालों में, महीनों में जाके ठीक होते हैं। अगर कोई केयर नहीं करने वाला हुआ, कोई इलाज कराने वाला भी नहीं होगा, तो फिर उनको भेजना बेकार है। हाँ, वो ठीक हुए हैं तो यहीं रहे। तो जितना मेरी जानकारी है, जैसे आपने बताया भी 93 में आप लोगों की शादी हुई, राइट? और तब से ही, उसके पहले भी कर रहे थे और उसके बाद भी आप लोगों ने ये इस काम को धीरे धीरे करके इतने बड़े स्तर तक लेके आए। पर मैं ये पूछना चाहूँगी, आपके एक्सपीरियंस से, अपना घर आज यहाँ है, सिर्फ इस सेंटर में भरतपुर में 6,000 से ज़्यादा लोग हैं, जितने 6100 कुछ बताया गया मुझे। ऐसा क्या हो रहा है कि आजकल बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे? इतने केसेस होते क्यों हैं? क्या कभी आप ये चीज़ भी सोचते हैं कि ये हो ही क्यों रहा है? माँ बाप बच्चे को पैदा करने से लेके पाल पोस के बड़ा करके सक्षम बना देते हैं, तो स्पेशली ओल्ड एज में ऐसा क्यों हो जा रहा है? कोविड के बाद से भी अपन देख रहे हैं कि बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, कहीं पे भी मथुरा में भी ये काफ़ी केसेस आए, न्यूज़ में भी अभी था। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा कभी आपने इस क्यों के बारे में सोचने की कोशिश करी? ये केवल माँ बाप के विषय में ही नहीं है। हमारे जो रिश्ते हैं, रिश्तों में वो पवित्रता नहीं रही है जो पवित्रता होनी चाहिए। दायित्व का बोध नहीं रहा है। अगर मेरा भाई या बहन इस तरह की है जो अपने आप को नहीं संभाल सकती, मुझे पूरा जीवन भर उसकी सोच साफ करनी पड़ेगी, उनकी केयर करनी पड़ेगी। वो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है, बोझ है। उस बोझ को मैं उतारना चाहता हूँ, उसे कहीं पीछे छुड़ाना चाहता हूँ। तो या तो वो भटक जाते हैं या उन्हें धार्मिक स्थल पर छोड़ आते हैं जहाँ भोजन मिल जाए, दवाई मिल जाए। वो ये नहीं सोचते। ऐसी माता पिता के साथ में यही है, जब तक वो प्रोडक्टिव हैं, कमा के खिलाते हैं, जब तक सक्षम हैं। कुछ जगह स्टेटस सिंबल हो गया है। कुछ बच्चे एबनॉर्मल स्थिति में होते हैं, माँ बाप भी उनको नहीं संभालना चाहते, ऐसे भी केस होते हैं। हाँ, कुछ स्टेटस सिंबल ऐसा हो गया है, सकुच आती है माँ कहने में किसी के सामने, मेरे दोस्त और मित्र आएंगे, पड़ोसी आएंगे, पढ़े लिखे गए। वो ये नहीं देखते कि माता पिता ने जिसने पढ़ाया लिखाया है वो तो पुराने ज़माने के हिसाब से रहते हैं, लेकिन वो मॉडर्न हो गई, अब तालमेल बैठ नहीं पाता है, गैप इतना ज़्यादा हो गया है, वो सोचते हैं कि इनसे पीछा छुड़ा दिया जाए। तो पाश्चात्य जो सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति है, वेस्टर्नाइजेशन जो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम जितना पहले रिश्तों को अहमियत देते थे उतनी दे नहीं रहे हैं,
और वो हर रिश्ते में है, माँ बाप भी हो गए, बच्चों दोनों की तरफ तरफा भी है हो फिर गया, वो। मतलब हर तरफ है। देखिए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, पति पत्नी हो गए, दुनिया का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिन रिश्तों की यहाँ पे आके तार तार होते हुए नहीं देखा जा सकता हो। और बहनों को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने भाई को इस तरह से छोड़ जाते हैं जैसे किसी जानवर को छोड़ दिया हो। वो ये नहीं सोचते कि इनको खाना कौन खिलाएगा, ये तो कभी भी मांग के भी नहीं खा सकते। वो ये भी नहीं सोचते कि इनको कोई देखभाल करने वाला नहीं होगा, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा, सर्दी लगेगी तो क्या ओढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे, गर्मी में कैसे रहेंगे, कोई पता नहीं, गर्मी से कैसे बचाव करेंगे। उनको कोई लेना देना नहीं, अपनी स्वतंत्रता चाहिए। नकली जीवन जीने का मौका चाहिए। परमात्मा को भूल चुका है आदमी, परमात्मा की तरफ वो सोचता ही नहीं कि परमात्मा है इस दुनिया में। अगर जरा भी ध्यान आ जाए छोड़ते समय कि परमात्मा देख रहा है, परमात्मा ने मुझे ये सब वापस को जवाब लौट के देना है। आएगा मेरे पास भी, तो ये सारी चीज़ें होएंगी। हाँ, तो छोड़ जाते हैं। तो जैसे अभी यही हम जब बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि आपने यहाँ रिश्तों को ख़राब होते हुए भी देखा है, बहुत चीज़ें देखी हैं आपने, और इतने प्रभुजनों की आपने सेवा भी करी है। तो अब तक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर भी कर सकते हैं, मतलब जो आपको बहुत चैलेंजिंग लगा हो, कि बहुत टच भी किया हो, मतलब वर्स्ट केस आप कह सकते हो उसको, ऐसा कोई कुछ एक्सपीरियंस ऐसे हो हुए जाते हैं तो ना बहुत कि इसकी दिल एक्सपीरियंस दहल जाता होंगे, है कि बस ये नहीं दिखाना चाहिए था मतलब भगवान यहाँ को। तो आपने बहुत ऐसा चीज़ें कोई देखी केस? होंगी। बहुत सारे केस हैं, इतने कीड़े पड़े हुए होते हैं। आप देखेंगे अभी मैगट्स, एक भैया भी आए थे, मुश्किल से 3-4 महीने हुए हैं, और मुंह में इतने कीड़े भरे थे, मतलब मुंह पूरा, अगर आप वीडियो देखेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के 1% लोग भी उसको देख पाएंगे। कीड़ों ने घाव कर रखा था पूरा, मुंह में कीड़े, खाना खाने की कोई व्यवस्था नहीं, एड्स के साथ में जी रहे थे, खून की कमी थी, हाथ पैरों में कीड़े पड़े थे, पीठ में कीड़े पड़े थे। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उनके बदन में कीड़े ना हो। 2-3 केस तो ऐसे आए हैं कि जिनके प्राइवेट पार्ट्स ही खत्म हो गए, इतना स्थिति विकट होती है। हाँ, मैगट्स जो पड़े हुए हैं, और देखने के बाद मतलब रूह कांप जाती है कि इंसान की ऐसी स्थिति भी होती है क्या। लगता ही नहीं कि इंसान ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो रोड पे पड़े होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग क्या है कि हमारी इतनी संवेदनाएं कम होती जा रही हैं समाज की, कि कहीं ना कहीं हम लोग देख के ही निकल जाते हैं। देख के निकल जाते हैं, या फिर वहाँ वीडियो बना के निकल जाएंगे ताकि हम डाल सके कहीं। थोड़ा भी देख ले, थोड़ा भी उनको कहीं हॉस्पिटल में भेज दे, कहीं हॉस्पिटल में चले जाए तो वहाँ भी कौन केयर करे, ये तो कोई देखने वाला नहीं होता। तो स्थिति ऐसी होती है कि इंसान कहीं ना कहीं पत्थर भी बनते जा रहा है कि रास्ते में कोई पड़ा है, हमको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं, आगे लो गाड़ी, यहाँ कौन रुकेगा। संवेदनाएं कुछ लोगों तक सीमित रह गई हैं। वो मतलबी संवेदनाएं भी नहीं कह सकते जिनसे मतलब सिद्ध होता है। जब तक पत्नी से मतलब सिद्ध हो रहा है, जब तक पत्नी अपनी है, जब तक पिता से हो रहा है, जब तक पिता अपना है, जब तक बहन से हो रहा है, जिससे बहन अपनी है, जब तक बच्चों से हो रहा है, जब तक बच्चे अपने, जब तक मतलब सिद्ध हो रहा है, जब तक ये दुनिया अपनी है। जिस दिन मतलब सिद्ध होना बंद हो जाता है और वो कुछ डिमांड करने लगते हैं हमारे जीवन में, कुछ ऐसा होने की स्थिति में होता है कि कुछ तकलीफें होंगी, हम असुविधा के साथ जीवन जिएंगे, बस वहाँ से पीछा छुड़ाना शुरू हो जाता है। सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने बताया कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं शायद देखे भी नहीं जाते, मैगट्स पड़े हुए हैं, मुंह के अंदर पड़े हुए हैं, तो इनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ चलता है ना। तो आप दोनों तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा और भी टीम है जो कंसल्ट करती है डॉक्टर्स की, या उसके एक्सपेंसेस होते हैं? सर्जरी के तो एक्सपेंसेस ऑब्वियसली होंगे, पर सिर्फ कंसल्टेशन के भी चार्जेस होते हैं, या और डॉक्टर्स अपनी संस्था से जुड़े हुए हैं सिर्फ सर्विस करने के उसमें? अच्छा, यहाँ पे 34 डॉक्टर हैं, 34 डॉक्टर्स हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं, और परमात्मा की ऐसी कृपा है 34 में से केवल 3 डॉक्टर हैं जो अभी अपॉइंट किए हैं, वो पेमेंट लेते हैं। बाकी 31 डॉक्टर तो कोई पेमेंट ही नहीं लेते, टोटल फ्री करते हैं। कैंपस नहीं, हॉस्पिटल है। हाँ, संस्था का खुद का हॉस्पिटल सेवा है, देते हैं यहाँ, लैब वगैरह लैब है यहाँ पे, जनरल ऑपरेशन सभी इन हाउस हो जाते हैं। गवर्नमेंट की पीएससी भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गवर्नमेंट का भी है, उनका स्टाफ अलग है, वो सेवा में लगे रहते हैं। तो अलग अलग तरह से जैसी जिसको ज़रूरत होती है। उसके अलावा भी
यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजना, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भेजना, जयपुर भेजना, अजमेर भेजना, जोधपुर, बीकानेर, जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ सब जगह इनका प्रभुजनों का उपचार कराते हैं। लोग दुनिया में भी अच्छे लोगों की कमी हुई नहीं है, मिल रहे हैं अभी जो लोग अपनी सेवा दे रहे हैं। नहीं, दुनिया में अभाव तो किसी भी चीज़ का नहीं है। अगर अभाव है तो इस बात का संकेत है कि हमारी पात्रता में कमी है। संसार में बिल्कुल भी कोई अभाव नहीं है, प्रचुर मात्रा में जो आपको चाहिए वो उपलब्ध है। बस अगर अनुपलब्ध है तो हमारी पात्रता में कमी है, हम डिजर्व नहीं करते हैं, इसका ही संकेत है सीधा सीधा। तो जैसे यहाँ पर हमने देखा है कि वार्ड्स हैं जिसमें जो मानसिक तौर पे कमज़ोर हैं उनके लिए भी आपने सेवाएं दे रखी हैं यहाँ पे, तो आपको मतलब उनके साथ सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है कि मतलब क्या लगता है ये सबके साथ आपका सेम ही रहता है कि हर तरह से हमें अगर किसी को रेस्क्यू भी कर रहे हैं हम तो आ भी रहे हैं यहाँ पे, तो चैलेंज तो सब जगह है, लेकिन क्या ये वाला वार्ड जो अगर हम कहें यहाँ प्रभुजन जो आ रहे हैं यहाँ पे, इनके साथ में आपको चैलेंज ज़्यादा देखना पड़ता है मतलब सेवा करने में और देखभाल करने में? नहीं, हमारे लिए चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है। चैलेंजेस जिस काम को हम करना नहीं चाहते, जिससे असहमत होते हैं, मन मार के करते हैं वो चैलेंजेस होते हैं। वैसे तो आप जो कर रहे हो दूसरा कोई सोचेगा उसके लिए चैलेंज हो सकता है, आप जो कर रहे हो तो बहुत आगे के स्तर तक। हमारे लिए तो जो भी आ जाए उनको स्वीकार कर लेंगे, उनकी सेवा उसी करनी पड़ेगी, इस वजह से कोई चैलेंजेस नहीं है। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मेरी जो जानकारी है और जो मैंने देखा भी कि गवर्नमेंट एड नहीं मिलता अपने ऑर्गेनाइजेशन को एज सच, और हम अपना घर आगे से जाके किसी से मांगता नहीं है कि हमको ये चाहिए या हमको इतना मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। ठाकुर जी की चिट्ठी, इसके पीछे की क्या कहानी है ये जानना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये देखा वहीं पे आप लोग लिखते हैं और ये मेरे को पता है कि किसी से लिया नहीं जाता, वो खुद आता है। तो ये इसके पीछे की क्या कहानी है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? देखिए, हर व्यक्ति संसार में जो भी आया है, व्यक्ति हो या कोई भी जीव हो, अपना भाग्य लेके आता है। उसके भाग्य की ऑक्सीजन, भोजन, वस्त्र, जल, जहाँ जाएगा, जहाँ कदम रखेगा उतनी जगह, जहाँ बैठेगा उतनी जगह, जहाँ सोएगा उतनी जगह, परमात्मा ने जन्म के साथ ही निर्धारित कर दिए कि वो आएंगी ही आएंगी। तो सब अपना भाग्य लेके आते हैं। जब सब अपना भाग्य लेके आते हैं तो फिर पब्लिक से मांगने की या कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर ठाकुर जी के लिए चिट्ठी लिखी जाती है। जो भी ज़रूरत होती है अपना घर आश्रम में भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा के लिए जो भी जितने भी संसाधन है, इवन अंतिम संस्कार की सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, जो भी ज़रूरत है सब ठाकुर जी को लिख दिया जाता है कि ठाकुर जी आज की ये ज़रूरत है। आप देखेंगे बोर्ड पे ऑफिस में बस जो लिखा जाएगा उस पर वो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि वो नहीं आए। हो सकता है विलम्ब हो सकता है 2-4 दिन का। जब विलम्ब होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये विलम्ब नहीं है, संसार में अभाव ही नहीं है, ठाकुर जी का संकेत है। ये हमारे लिए एक मैसेज है कि हम अपना काम ईमानदारी से करें। हमारे काम में कोई बेईमानी है, हम ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से ये अभाव के रूप में दर्शन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे काम में बेईमानी का मतलब हम पैसे में कोई बेईमानी कर रहे हो। सबसे बड़ी बेईमानी इस तरह की बेईमानी होती है, रात को कोई कॉल आ जाए कि गौ माता का एक्सीडेंट हो गया है, वो रोड पर पड़ी है और संयोग से उस दिन नाइट का ड्राइवर नहीं आया है और हम ये कह दें कि भाई साहब ड्राइवर नहीं है, अब तो सुबह कॉल अटेंड हो पाएगी। इससे बड़ी कोई बेईमानी नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी चलानी तो मुझे आती है ना, बस एम्बुलेंस उठा के मुझे चला जाना चाहिए। जब हम इस मोड पे होते हैं तो संसाधन तो अपने आप आते हैं। परमात्मा ने 36 करोड़ जो देवी देवता हैं अपने, 33 करोड़ बस वो इसीलिए छोड़ रखे हैं, जहाँ जहाँ मेरा काम हो रहा है वहाँ वहाँ आप जाइए और संसाधन दे के आइए। तो उनकी नज़र से वो तो जमीन में आप गड्ढा खोदें, कोई 100 फुट नीचे कोई कीड़ा मिलता है उसके लिए भोजन पहुंचाते हैं। ये तो ऊपर हैं तो सभी के लिए वो पहुंचाते हैं। तो ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है और निर्बाध रूप से आता ही आता है। पहले दिन से वेरी बिगिनिंग से, शुरुआत से है। भरतपुर आश्रम, इसी आश्रम का खर्चा रोजाना 10.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो सर इसकी भी शुरुआत कैसे हुई? मतलब आपने बोर्ड लिखना या
उसके पीछे मतलब स्टार्टिंग से आपके बचपन मन की में आस्था था कि है ऐसा मन है? में या आस्था है, भगवान के प्रति आस्था है कि भगवान भेजता ही भेजता है, सब कुछ करते हैं। तो सर ये बोर्ड बाहर भी है, चाहे कोई देख सके, या अंदर है अपने ऑफिस में जो हमने देखा है? जितने भी आश्रम हैं सभी आश्रमों में ठाकुर जी की चिट्ठी लिखी जाती है। कोई चंदा मांगने नहीं जाएगा, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं है। 3 और 2 5 आश्रम हैं। एक जयपुर का है जामडोली में, 3 आश्रम है जयपुर, तो केवल एक आश्रम को राजकीय आंशिक सहयोग मिलता है। अजमेर में 2 आश्रम हैं, उनको आंशिक सहयोग मिलता है। कोटा में 1 आश्रम है, इनको आंशिक सहयोग मिलता है, जो पूरे सहयोग का 1% भी नहीं होता है, उससे कम होता है। ये राजकीय सहयोग है, चंदा मांगने कोई जाता नहीं। ठाकुर जी को चिट्ठी लिख दो, जो लिखोगे वो आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको आने से रोक लो। ये इसी आधार पर मतलब चाहे किसी ने वो बोर्ड देखा हो चाहे नहीं देखो, लेकिन आप है कि वो किसी माध्यम से वो चीज माध्यम से आ ही जाता है। नहीं, दिखाने की ऑफिस तो में डालते ही लगा नहीं होता है, ऑफिस में ही लगाते हैं। ऑफिस में और यहाँ पर अंदर लगा हुआ है क्योंकि वो ऑफिस में लगता है, उसको कहीं शेयर नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। पूरे देश और दुनिया भर से, केवल भरतपुर या राजस्थान या इंडिया से नहीं, विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं और हर जगह से देते हैं। आप देखिए क्योंकि एक होता है कि शायद बाहर लगा हो तो लोग देखते हुए लोग जा देखते रहे हुए हैं। जा रहे हैं, शेयर कर दिया, या आजकल सोशल मीडिया तो लोगों ने डाल दिया कि ये चाहिए, ये अभाव है, ये कमी है, ये चाहिए, आज के लिए मिल जाएगा। कहीं लगे नहीं रहा वो आपके ऑफिस में, लेकिन ऑटोमेटिक ही आ रहा है, रैंडम आदमी लेके आ रहा है। तो चमत्कार है वो। औसतन 4 दिन में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है पूरे सारे आश्रमों का, और सब अपने आप आ जाता है। नहीं आता है तो हमें पता चल जाता है कि बेईमानी है, गड़बड़ है, हमारे स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है। एक दिन की बात है, सुबह का टाइम था, पहले से बताता हूँ। हाँ, एक दिन की बात, हमारे नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा थे। नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज़्यादा थे, आप कल्पना नहीं कर सकते जितने पेशेंट हम लोग देखते थे अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में। तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था हम लोगों का, लेकिन ज़्यादा कुछ आता नहीं था, सामाजिक का व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था। हमारे यहाँ आटा नहीं था अगले दिन के लिए, तो माधुरी ने दोपहर से ही कहने का नंबर लगाया कि आटा नहीं है, आप आटे की व्यवस्था कर लो, आटा ले आओ। 10-12 प्रभुजन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थे, प्रभुजन 10-12 ही थे। तो इनको खाना बनाना है, जब कोई स्टाफ भी नहीं हुआ करता था, खाना बनाने में इनके ले आएंगे। पेशेंट इतने आते हैं कि अब अपन ना तो खुद जा पाए मार्केट, और नहीं अपने जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी फ्री नहीं हुआ। ओवरऑल 11 बजे के हमको काम करते 11 बजे फ्री हुए। दूसरे दिन सुबह शाम को तो माधुरी ने जैसे तैसे वो खाना बना लिया, खा लिया हम लोगों ने। सुबह के लिए बिल्कुल खाना नहीं था, और सुबह एक वृद्ध आए और वो उन्होंने खाने की क्या, मुझे खाना खाना है। मैंने माधुरी से की, माधुरी खाना, माधुरी की अब तो कुछ है ही नहीं, पता है आपको। तो माधुरी की तो परोथन होता है ना, जो थोड़ा सा आटा बच जाता है कि वो थोड़ा सा है बचा था, तो उससे कुछ हो जाए तो मैं देख लेता हूँ। तो उससे शायद 1 या 2 रोटी बनी, तो वो माधुरी बना के वो नीचे थे, एक्चुअल हम ऊपर रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड की बातें हैं। मैं उनको दे के आया, दोबारा थोड़ी देर बाद मैं दोबारा लौटा तो वो वहाँ पे नहीं थे, और हमने खूब देखा चारों तरफ, वो नहीं मिले। और उसके बाद जाते हुए भी नहीं दिखे कहीं पे भी। और उसके बाद ही आधा घंटा नहीं हुआ होगा तो एक आदमी, जब तक कोई सिंगल पैसा भी डोनेशन नहीं आया था, एक आदमी एक आटे की बैग लेके आया कि ये अपना घर के लिए है। जब से अनुभव तो बहुत सारे होते हैं। लीला और विश्वास के सब ठाकुर जी करते हैं, हम कुछ नहीं करते। पहले हमें बड़ा घमंड था कि हम करते हैं, शुरुआत में जब शुरू किया तो ऐसा ही लगता था हम बहुत बड़ा काम करते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे ठाकुर जी की लीला का पता चला कि हम कुछ नहीं करते तो वो हैं, वो आप समझ नहीं पाएंगे वो कब आया, हम तो बेईमानी कर रहे हैं कि कर वो रहे हैं और श्रेय हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे सेवा में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे अनुभव होते गए, और अब तो पता चल ही गया है कि अब तो कर ही वो रहे हैं। जब कई बार ऐसा लगता है ना, ये तो कोई चमत्कार सा हो गया, और कि हो ही नहीं सकता था, कोई आसार ही नहीं दिख रहा था, और अचानक से हो गया। विश्वास है तभी हमें समझ आता है, वो तो उसके बिना कुछ नहीं है। और जो आप कर रहे हैं शायद वो बिना विश्वास के किया भी नहीं जा सकता है। अगर आप किसी को मना ही नहीं कर रहे हैं, बेड नहीं है, फिर भी जो आएगा यहाँ पे दरवाजे पे भरोसा है कि वो अंदर वो हो आएगा, वो जाएगी, वो आस्था के चीज़ें। पीछे ही होता है।
और कई बार तो हमसे अनजाने में चूक हो जाती है ना, वो भी परमात्मा करेक्ट कर देता है। अभी कोविड के पीरियड की बात है। कोविड पीरियड में 23 तारीख को हमने 23 मार्च की बात है, जब 21 को लॉकडाउन लगा था। हमने सोचा 1 महीने के दाल आटे की ट्रैफिक वो आना जाना भी ट्रक व्रक सब बंद हो गया था। हमने सोचा कि 1 महीने के लिए तो कम से कम आटे वाटे और ऐसी चीज़ों की व्यवस्था कर लें। पता भी नहीं कितने दिन है लॉकडाउन क्या है। तो हमने चावल ख़त्म हो रहे थे, तो आगरा से चावल आते थे। तो आगरा से हमने एक बाबूजी हैं मोहनलाल जी, उनको बोला बाबूजी चावल भिजवा दो। उन्होंने चावल भिजवाए और भेजने वाले ने इतने ख़राब चावल भेज दिए को खिलाने लायक थे ही नहीं। हमने कहा कि बाबूजी ये चावल तो ख़राब आया। उन्होंने कि वापस कर दो, दोबारा अच्छे भेजेगा। दूसरे दिन दूसरी गाड़ी आई, 1 दिन छोड़ के वो चावल वो भी उतने अच्छे नहीं थे। फिर हमने बाबूजी से मना नहीं किया, हमने कि उसको भी वापस कर दिया। फिर मैं किचन में गया, किचन में मैंने वहाँ पर कुछ स्टाफ चावल रखे हुए थे बैग, तो उसमें एक बाबा ब्रांड करके था। तो मैंने बबीता जी से पूछा ऑफिस में, मैंने कि बबीता जी ये बताओ ये चावल कहाँ से आए थे। उन्होंने कहा ये भूसावर समिति है, भूसावर समिति के माध्यम से आए थे। मैंने कहा उनसे बात करो कि 1 ट्रक चावल ये भिजवा देंगे क्या। तो उन्होंने बात करी बबीता जी ने कही सर अर्जेंट और चाहिए। तो उन्होंने कही हाँ मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात करने के बाद कंपनी ने बोला कि कल आपके यहाँ चावल आ जाएंगे। दूसरे दिन जब मैं वहाँ पर किचन में वैसे ही घूमते घामते गया, तो क्योंकि बड़ी मुश्किल से चावल मिल रहे थे, 2 बार वापस कर दिए थे। तो मैंने ये पूछने लगा कि मैंने कि किचन में लक्ष्मी है, मैंने कि लक्ष्मी ये चावल कैसे हैं। तो उन्होंने कहा सर ये चावल अच्छे नहीं है, ये स्वास्थ्य के जो चावल है ना ये अच्छा है, बाबा अच्छा नहीं है। मैंने कि कैसा अच्छा नहीं है कि काफ़ी देर में तो ये पकता है, फूलता उतना ज़्यादा नहीं है, ये 15 बैग लगता है और स्वास्थ्य जो 12 बैग लगता है, फूलता है, बहुत अच्छा चावल है। उतने में गाड़ी आ गई। जब गाड़ी आ गई, गाड़ी में से जब चावल उतारे जा रहे थे उसमें बाबा ब्रांड नहीं था, चावल स्वास्तिक था। मतलब हम तो ये कह रहे बाबा ब्रांड बोल दिया, चलो अब आएगा तो आएगा, ठीक है। हाँ, तो फिर मैंने ये पूछा, मैंने बबीता जी उनसे ये बात कहो कि बाबा ब्रांड का ऑर्डर दिया। तो फिर दिमाग में एक क्यूरियोसिटी हो गई, ऐसा कैसे हो गया कि हमने जो ऑर्डर दिया ही नहीं है। तो जब बबीता जी ने वहाँ पर पूछा कि सर ये चावल तो बाबा ब्रांड का दिया था, ये तो स्वास्तिक निकले हैं। उन्होंने सबसे पहले पूछा बबीता जी चावल अच्छा नहीं है क्या, खराब है क्या। कि नहीं डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, अच्छे खराब की तो मुझे नहीं पता है। जब उन्होंने कहा कि जो चावल जो कंपनी से जो हमारे लिए गाड़ी आ रही थी वो जो किसी और के लिए लोड होकर जा रही थी, हमने सोचा था कि वो मान जाएगा, लेकिन वो माना नहीं। तो वो गाड़ी जो है उन्हीं को भेजनी पड़ी हम लोगों को। और हमने दूसरी कंपनी फ़ोन किया और दूसरी कंपनी से रास्ते से दूसरी गाड़ी करके जब आपको भेजी है कि अपना घर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपना घर के लिए हमारी पहली प्राथमिकता है। तो ये है ना कि स्वास्थ्य की जरूरत है और स्वास्थ्य की आया, स्वास्थ्य की आया। हमसे चूक हो गई, बाबा ब्रांड लिखवा दी लेकिन स्वास्थ्य का। बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं कि बिल्कुल। अभी जैसे आपने बताया 26,000 से ज़्यादा लोगों को आप रिहैबिलिटेट करा चुके हैं, इतने आश्रम हैं। अब इसके आगे क्या विजन है आपका लंबे टाइम पे? आप दोनों का यही सोचना चाहूँगी। इंसान बैठ के सोचता है ना यार मैंने भगवान की दया से भगवान ने मेरे हाथों इतना करवा दिया, लेकिन ये और करवा दे तो मज़ा आ जाए। मतलब ऐसा कोई विजन है अब आगे? नहीं, हमारा तो जो पहले दिन था वही आज है। एक भाव था कि सेवा एवं संसाधनों के अभाव में कोई भी तड़फता हुआ दम न तोड़े। वही आज है। हर शहर में एक ऐसा सेटअप हो तो उस शहर में जो भी असहाय लावारिस बीमार के रूप में किसी भी स्थिति में है, जिनके लिए गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं है, परिवार वाले अपना नहीं रहे, समाज अपना नहीं रहा और वो तड़फ रहे हैं कि मुझे काश कोई ऐसी जगह मिल जाए जो मुझे अपना ले और जो मुझे हॉस्पिटल लेके जाए, मेरी परवाह करे, मेरी केयर करे, सुनने वाला कोई हो, कंपेनियन हो, सुनने वाला हो। तो हर शहर में एक ऐसा सेटअप हो, कोई भी आसहीन असहाय बीमार के रूप में सड़क पर तड़फता हुआ दम न तोड़े। इसके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ पर पूरे देश में भवन मिल जाता है वहाँ पर अपना घर आश्रम का सेटअप शुरू कर देते हैं। जहाँ पर 21 मेंबर मिल जाते हैं वहाँ पर अपना घर सेवा समिति बना देते हैं। जहाँ पर 2, 4, 5 मिलते हैं वहाँ पर हेल्पलाइन का गठन कर देते हैं। सब कुछ इसी तरह से चल रहा है।
सर यही विज़न जो आप शुरुआत से और आपका आगे तक भी आप यही सोच के चल रहे हैं कि मैं यही विज़न लेके आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे भी मतलब आपने ऐसा सोचा है कि मतलब कुछ तो हम प्लान करते हैं कि मेरे जैसा या हमारे जैसा ही सोच रखने वाले जो लोग हमारे साथ जुड़े, जो शायद आगे इसको लेके चले, इस लेगेसी को बढ़ाएं, तो ऐसा कौन आगे संभालेगा? आना मतलब है एक दिन, और जितना हमारी नॉलेज है, आप लोगों ने ये डिसीजन लिया कि आपकी संतान नहीं है खुद की, तो आपके बाद कौन अपना घर को आगे कौन लेके बढ़ाएगा? जाएगा? उस बारे में पर भी कुछ वो सोचा विजन आपने? भी आप ही के जैसा होना चाहिए कि आपने भी जैसा सोचा बिना स्वार्थ उसके के वो भाव भी वैसा वैसे ही होना होने चाहिए ना। वो इंसान ढूंढना भी तो आज के टाइम मुश्किल है, जो आपके जैसे ही सोचे कि मेरी ये ज़िंदगी है, मेरे को भगवान जो भी करा रहा है लोगों की सेवा में ही करना है। तो इस बारे में आप लोगों ने थोड़ा कभी सोचा है ऐसे बैठ के? मुश्किल और असंभव इस संसार में कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि हम भी नहीं चला रहे इसको, ठाकुर भी चला रहे हैं। और आगे भी वही जो आज चला रहा है हाँ। वो कल भी चलाएगा, जो आज ख्याल रखता है वो कल भी ख्याल रखेगा। ठीक है कि सोचना तो उनका है, हमारा क्या सोचना है? हम तो ये पता नहीं अगली सांस लेंगे या नहीं जब तक लेंगे। कर सकते हैं तब तक कर रहे हैं, फिर वो वही तैयार करेंगे, कोई न कोई कहीं ना कहीं से वही भेजेंगे। विश्वास श्रद्धा तो उन्हीं के ऊपर है ना, हमारी तो वो अपने आप करेंगे व्यवस्था। वही करेंगे, हाँ। सब करेंगे, बहुत अच्छा चलेगा ये। बिल्कुल वो चलेगा। तो सर नज़र आ रहा है। और मेरी एक क्यूरियोसिटी पर्सनल लेवल पे ये थी कि आप जो काम कर रहे हैं, आप वही सिमिलर जो कई लोग करते हैं, उनको बहुत रिकग्निशन मिलता है, अवार्ड्स होते हैं, कई जगह विजिट भी करा है मैंने, कमरे भरे हुए हैं अवार्ड्स के। मेरी जितनी जानकारी है, आप लोग पर्सनल रिकग्निशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कोई अवार्ड। ये क्यों, ऐसा क्यों? मतलब अगर कोई संस्था आपको रिकग्निशन देना चाहती है, आप जो समाज के लिए कर रहे हैं, तो आपका क्या नज़रिया है जो आपको ये बोलता है कि नहीं, मैं पर्सनली, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी? आपको 2 घंटे 3 घंटे हो गए यहाँ पर कैंपस में, वैसे तो समझ आ जाना चाहिए। ये हमको तो आगे, लेकिन ये दर्शकों के लिए है। अच्छा। हाँ, दो तीन बातें हैं। हम ये कहते हैं कि ये अपना घर है, हमारा परिवार है। अगर हमारा परिवार है, अगर अपनी माँ की सेवा करेंगे, अपनी भाई की सेवा करेंगे, बहन की सेवा करेंगे, तो आप अवार्ड चाहेंगे नहीं चाहेंगे किसी से? चाहेंगे क्या? घर में करना पड़ेगा। तो पहली बात तो जब हम अपना घर कहते हैं तो भी अवार्ड नहीं ले सकते, ये हमारा धर्म बन गया। दूसरा, हम कहते हैं कि संसाधनों की व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं, ठाकुर जी चला रहे हैं। जब ठाकुर जी चला रहे हैं तो हम कैसे अवार्ड ले सकते हैं? हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये 2 बातें बिल्कुल मेन हैं कि ठाकुर जी चला रहे हैं। या तीसरा, हम कहते हैं ये अपना भाग्य लेके आते हैं। जब इनके भाग्य का ही आया है अपने आप, तो फिर हम बीच में कहाँ से आगे अवार्ड लेने के लिए? तो सेवा को सेवा रहने दें। सेवा अवार्ड लेने के बाद व्यापार बन जाएगी या सांसारिक कर्म हो जाएगी, सेवा नहीं हो सकती। सेवा के बदले में तो कहते, सेवा निस्वार्थी होनी चाहिए। हाँ, तो सेवा नहीं रहेगी। हम सोचते हैं कि ये सेवा बनी रहे, और जब हम कुछ कर ही नहीं रहे किसी के लिए, तो फिर अवार्ड लेना और ये लेना बेईमानी है। और हम सोचते हैं कि इस बेईमानी से जितना बचा जाए उतना अच्छा है। और अभी तक आप उस बात पे कायम ही हैं, बिल्कुल नहीं अड्डे क्या, कुछ करते ही नहीं। तो कहते तो परमात्मा है, तो एक्चुअली इसके हकदार तो वही हैं जो करते हैं। सर मैम, आप दोनों हमारे नेशनल टेलीविज़न का सबसे बड़ा शो जिसको बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी में होके आए हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ जाके? क्या आपकी मतलब कुछ एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहेंगे? कैसा रहा, कहाँ तक आप पहुँचे, क्या था वहाँ का एक्सपीरियंस? साधारण जीवन है और साधारण तरीके से कट रहा है। केबीसी में चले गए तो केबीसी में जाके उन्होंने पूछा, उनको जवाब दे दिया, आप आ गए, आपको जवाब दे दिया। हमारा उद्देश्य तो ये था कि इन प्रभु जी की सेवा का दायरा बढ़े और इनकी बात लोगों तक केबीसी के द्वारा आगे तक पहुंचे और लोग जुड़े कि ऐसे प्रभु जी कहीं भी नजर आते हैं, कहीं भी होते हैं तो ज्यादा लोगों की सेवा होगी, कहीं भी पड़े तड़फेंगे नहीं। बस हमारा यही उद्देश्य था, ज्यादा लोगों को पता चले ये सब। बिल्कुल सही है। और अब आप इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो निचोड़ के 2 लाइनों में आज की जनरेशन को आपको कोई मैसेज देना हो कि ये बात मान लो मेरी, तो वो क्या बात बोलेंगे आप? स्पेशली देश के युवा को, देश क्या दुनिया के? ईमानदारी से काम करें, जी भर के काम करें और दूसरों को तकलीफ न हो हमारी किसी कृत्य के, ऐसा काम करें हम लोग। बस सब कुछ अपने आप हो जाएगा, फिर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस इतना जो भी संपर्क में आए बस वो खुश होकर जाए। जी, और ऐसे प्रभु जी
अगर हमारे परिवार में हैं, हमारे समाज में कहीं भी हमें नज़र आते हैं तो यही कहूँगी आज की जनरेशन से लोगों से कि उनकी तरफ से 2 लाइन कहूँगी। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, इतना सा था इलाज मेरा, इतना सा था इलाज मेरा। और कुछ जरूरत नहीं होती, इनकी बहुत बड़ी ज़रूरतें नहीं होती। अगर देखा जाए तो हमारी आपकी तरह इनकी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा इनको नहीं चाहिए। इनको छोटी सी खुशी चाहिए बस। कोई एक बार, हाँ बिल्कुल, एक बार कोई ये पूछ ले कि आप कैसे हो, आपको पानी पिया, खाना खाया। परिवार में भी क्या चाहिए, इतना चाहिए। कहीं ना कहीं सिंपैथी होती है तो आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है पेशेंट की। और भाव के साथ अगर पूछते हैं, हाँ। और बस एक क्वेश्चन और है, देखिए जैसे मैंने पहले भी बोला, आए हैं जाना ही है, ठाकुर जी की मर्जी होगी, सबको जाना है। आप जब चले जाएं, आप क्या चाहेंगे लोग आपको कैसे याद रखें? वैसे तो मेरे को समझ में आ गया कि आप ये कहेंगे लोग मुझे याद ना रखें, लेकिन फिर भी एक इच्छा होती है इंसान की कि मेरे काम को याद रखें, जो भी है। तो आप क्या चाहेंगे जब आप नहीं रहे इस दुनिया में, तो कैसे याद रखा जाए आपको? याद रखने की ज़रूरत क्या है, और याद रखने से हमें क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल, ये भी है, जाने वाला चला गया, जाने वाला चला गया, वो देखने भी लौट के नहीं आता है, तो ये मिथ्या है। हम इन चीज़ों में जो लगे रहते हैं ना, सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक भोगों में, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं तो 84 लाख योनियाँ हैं, एक यही योनि तो ऐसी है जो अपने कल्याण के लिए आई है। बस हम तो बस अपने कल्याण के बारे में, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते रहें, उसी को ध्येय मानकर काम करते रहें, पूरी व्यवस्था अपने आप हो जाएंगी। मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों की सेवा से जुड़ें, ऐसे जो भी जिनको सेवा की ज़रूरत है, जिनको अपनापन सहारे की ज़रूरत है। भाई अगर हजारों लोग आज बीमार हैं, असहाय स्थिति में हैं, तो लाखों लोग उनको संभालने वाले हैं। वो उस स्थिति में है कि उनको संभाल सकते हैं अच्छे से, है ना। तो वो लाखों लोग आगे आए तो हजारों लोगों को तो ऐसे ही संभाल लेंगे। फिर उनको कोई ये कहने वाले नहीं कि आप असहाय हो, आपका कोई नहीं है। तो इंसान ही तो एक ऐसा सक्षम प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे प्रभु जी के लिए हमेशा सेवा से जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बस इस सेवा कार्य को आगे बढ़ाएं। जहाँ भी जिस कंडीशन में जैसे भी कर सकते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति पर्यावरण जो भी है, सेवा को अपनाएं बस ज़्यादा से ज़्यादा। आज आपको हमसे मिलकर कैसा लगा? क्योंकि हमें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, हमें तो मिलकर बहुत अच्छा लगा है। मतलब हमने काफ़ी समय बिताया इधर कैंपस में भी, तो हम काफ़ी देखा है, हमने सबसे मिले भी हैं हम लोग, तो हमें भी अच्छा लगा काफ़ी। तो अब आपकी बारी है, आपको बताने की क्या आपको आज कैसा लगा हमसे हमारे साथ बात करके? अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा को बोलना, बहुत अच्छा। आपके माध्यम से ये मतलब सेवा का कार्य इतने लोगों के पास तक, वही हमारा वही मोटिव उद्देश्य है हाँ। बेसिकली। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो शायद सेवा कहीं ना कहीं करना भी चाहते हैं, पर उनको या समय नहीं मिल रहा है या उनको पता नहीं है जाना एग्जैक्टली कहाँ है। कई लोग ये सोच लेते हैं कि मैं अकेला क्या करूँ, कोई संस्थान से जुड़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक इंसान को भी ये भाव अगर आ जाता है आप लोगों को देख के, जो कि ज़रूर आएगा कि हम जिस चीज़ के लिए आए हैं इस धरती पे हमें वो करनी है, सेवा करनी है, तो शायद अपना ये एपिसोड सक्सेसफुल हो जाए अगर एक इंसान भी ये देख के ऐसा मान ले तो। प्रणाम प्रणाम। That's it for today's episode. कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हasta la vista। गुड बाय।